हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग स्क्वीज थ्योरम, जिसको सैंडविच थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने लास्ट के सारे लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस लेक्चर के मतलब ये जो सीरीज है लिमिट का, उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से विजिट करिए और देखिए। बहुत सारे कंसेप्ट मैंने सिखाया है और बहुत डिटेल में पढ़ाया है लिमिट। आप जाके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। ठीक है ना? तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ना है वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है बेसिकली स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम, इसी का नाम एक सैंडविच सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना? ये इसी का नाम है और कुछ नहीं। तो स्क्वीज तो खैर नहीं सुने होंगे, बट सैंडविच तो सुना ही होगा। नाम तो सुना ही है, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, ये एक डायलॉग फेमस हुआ था, आपको याद आ गया होगा। तो सैंडविच नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, क्या मतलब है ये भी पता होगा। तो सैंडविच का मतलब समझ आता है, तो सैंडविच के जैसा ही मतलब एक थियरम है, ठीक है ना? वो थियरम को थोड़ा सा समझना, ये क्या बोलता है। अच्छा, ये क्या बोलता है उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से क्लियर करता हूँ इस चीज को, ठीक है ना? इसके बाद मैं वो साथ में लिखवा दूंगा, पहले ग्राफ देखना जरा। देखिएगा, सपोज एक जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा है। कुछ ज्यादा ही खराब बन गया। ठीक, इस तरह का कोई ग्राफ है। चलो इधर से इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरह का कुछ ग्राफ है। और दूसरा जो ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा है। दूसरा जो ग्राफ है वो मतलब दूसरा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। ठीक, और एक और है फंक्शन इसके ऊपर, ब्लैक वाले फंक्शन के ऊपर एक और ग्राफ है। वो कुछ ऐसा ले लेते हैं हम। ठीक है ना? तो यार, ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ओवरलैप कर गया। कोई नहीं, बना सकते हो यार, कैसे भी बना लो। मतलब किसी एक पॉइंट पर जो है ना, ये सारे एक जगह होने चाहिए। दैट्स इट। ये जो ग्राफ है ना नीचे वाला, इसको हम सपोज जीएक्स बुला देते हैं। इसको क्या बुला दें? जीएक्स। और ब्लैक वाले फंक्शन का नाम हम सपोज एच एक्स रख लेते हैं। और ग्रीन वाले फंक्शन का नाम सपोज हम एफ एक्स रख लेते हैं। अरे कुछ भी रख लो यार, नाम में क्या रखा है। ठीक है, ये है। और ये जो पॉइंट है ना, एक बहुत ही खास पॉइंट है। ये खास पॉइंट कौन सा है? ये जो खास पॉइंट है ना, ये है x इक्वल टू सी। ठीक हो गया? और इस पॉइंट पर जो है, इसको थोड़ा सा इरेज करके, क्योंकि ये सामने आ जा रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर ये आ रहा है ना। देखना, ये जो पॉइंट है ना, दैट पॉइंट इज एल। ठीक, तो यहाँ देखना, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एच एक्स जो है ना, एच एक्स फंक्शन, वो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है। कहां पर है? एफ एक्स और जी एक्स के बीच में। अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा वाला फंक्शन कौन है, तो जी एक्स, फिर उससे बड़ा एच एक्स और सबसे बड़ा एफ एक्स। तभी तो हम कह रहे हैं कि एच एक्स इन दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में होने का मतलब कि इस फंक्शन से कोई ना कोई फंक्शन छोटा होगा और कोई ना कोई फंक्शन बड़ा होगा, तभी तो बीच में आएगा। ठीक, तो देखना यहाँ, यहाँ पर आपको से क्या पूछ, जैसे हम लोग स्क्वीज थ्योरम किस तरह के क्वेश्चन, वो तो पता है कि स्क्वीज थ्योरम यूज करते हैं लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसे लिख दीजिए इसको, स्क्वीज थ्योरम फॉर इवेलुएटिंग फॉर
इवेल्युएटिंग लिमिट्स, लिमिट्स को ही इवेल्युएट करने के लिए हम लोग स्क्विज थ्योरम पढ़ते हैं। लेकिन कौन वाले फंक्शन का लिमिट पता करते हैं? तो वो पता करते हैं इस फंक्शन का, एच का, किसका? लिमिट x टेंड्स टू c, इस सी पॉइंट पर ये एच एक्स है ना, बीच वाला फंक्शन, इसके लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्क्विज थ्योरम। और स्क्विज थ्योरम जो है ना, मतलब ये सैंडविच थ्योरम बहुत काम का है। देखना अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा, यहाँ से भी जेईई मेन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इस फंक्शन का लिमिट पता करने के लिए हम लोग स्क्विज थ्योरम का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वैसे आपको दिख रहा होगा कि इस फंक्शन का लिमिट, आपको ग्राफ से मैंने लिमिट निकालने का तरीका बताया था, सिखाया था, तो उसमें आपको दिख गया होगा, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो, कि एच एक्स का लिमिट सी पॉइंट पर क्या है? एल है कि नहीं है? एल है ना। लेकिन यहाँ ग्राफ बन गया तब ना दिख गया भाई, पहले से ग्राफ आपको पता ही नहीं रहेगा, सिर्फ एच ये कुछ नहीं दिया रहेगा, बस खाली ये एफ एक्स भी नहीं आपको पता रहेगा, जी एक्स भी नहीं पता रहेगा। आपको एफ एक्स और जी एक्स खुद से सोचना होगा या बनाना होगा, ठीक है। एफ एक्स भी नहीं पता होगा, जी एक्स भी नहीं पता होगा, सिर्फ एच एक्स आपको पता होगा, वो बोलेगा कि इसी का लिमिट बताओ, ठीक है ना। तब हम लोग कैसे क्या आइडिया लगाते हैं स्क्विज थ्योरम लगाने के लिए, वो समझना है। लेकिन उससे पहले इस थ्योरम को समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये है कि एच एक्स जो है वो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में है, मतलब एच एक्स जो फंक्शन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स से बड़ा या बराबर है, बराबर भी हो सकता है, यहाँ इक्वालिटी कई बार रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो हम जनरल केस ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इक्वालिटी कहीं नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन रहेगा, तो वहां स्क्विज थ्योरम नहीं लगेंगे, लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एच एक्स है ना, वो जी एफ एक्स से छोटा है, एफ एक्स से क्या है? छोटा है, बोलो हाँ है ना। एच एक्स इज अ फंक्शन विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल जी एक्स एंड लेस देन और इक्वल एफ एक्स, ठीक है। एंड और साथ में क्या होना चाहिए? साथ में ये होना चाहिए कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि आपने ये फंक्शन खुद से सोचे हैं, एफ एक्स और जी एक्स आपने खुद से सोचे हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का लिमिट आपको पता होगा, इन दोनों का लिमिट आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कहता है यहाँ x टेंड्स टू c, इसी c पॉइंट पर बात करेंगे जिस पॉइंट पर hx का लिमिट निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ fx, ठीक है, fx इक्वल टू l है, ठीक है, और l लिख देते हैं, l है, और साथ में यहाँ दिख रहा है ना कि fx का लिमिट c पॉइंट पर क्या है? l है, c पॉइंट पर l ही है ना, क्योंकि ग्राफ देखो l पर है। और उसी तरह लिमिट निकालोगे किसका? x टेंड्स टू c पर gx का, तो वो भी कितना है? l है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। बताओ ये बात समझ में आया क्या? यहाँ से यही थ्योरम बन गया, इफ hx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx एंड लेस देन इक्वल टू fx, एंड ये भी कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए कि लिमिट fx का, मतलब ऊपर वाला फंक्शन है, जो बड़ा वाला फंक्शन है और छोटा वाला फंक्शन है, दोनों का लिमिट इस पॉइंट पर c आ रहा है, ठीक है। देन limit of this function hx is also become l, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? l ही आ जाएगा। ये चीज सीखना है, बस यही होता है स्क्विज थ्योरम। क्या है? कोई एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में है, और इन दोनों फंक्शन का लिमिट अगर बराबर है, इन दोनों फंक्शन का लिमिट अगर बराबर है किसी पॉइंट c पर, देखो सेम पॉइंट पर, ठीक ना, इन दोनों फंक्शन का लिमिट बराबर है किसी पॉइंट c पर, तो इसी पॉइंट c पर बीच वाला फंक्शन का भी लिमिट वही होगा। समझ में आया? दैट्स इट, इतना सिंपल होता है ये स्क्विज थ्योरम, ठीक है ना। तो देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक चलो एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि लिमिट बताओ, लिमिट x टेंड्स टू सपोज इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन, यहाँ पर है x। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ठीक, तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन वो कौन सा फंक्शन है? एच एक्स है, ये क्या है? एच एक्स है। तो आपको
एफ एक्स और जी एक्स दोनों ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, अपने को पता है ना, सिंस वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है, मैंने बताया था आपको, वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा या वन से स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ इक्वालिटी नहीं आएगा, ध्यान रहे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कभी वन आता ही नहीं है, वो जीरो आता है या उससे बड़ा आता है, तो ये चीज पता है आपको। अब एक्स से डिवाइड कर दो, आप क्या करो, एक्स से डिवाइड कर दो, तो यहाँ जीरो बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करोगे, सेम रखोगे या फिर चेंज कर दोगे, तो सेम रखोगे ना। आप बोलोगे कि आपने तो जब इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो बोला था कि वेरिएबल से डिवाइड नहीं करना है, लेकिन यहाँ तो कर दिए, तो मैंने ये भी बात बोला था कि वेरिएबल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसके लिए उस वेरिएबल का साइन पता होना चाहिए, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ पता तो है ना कि x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी है, मतलब x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर को टेंड करा है, मतलब x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो x कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है। यही अगर यहाँ माइनस इनफाइनाइट रहता ना, माइनस इनफाइनाइट रहता, तो हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते जब x से डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ x से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात ध्यान रखना। यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि x कोई पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, ये मैंने बताया था। तो अब क्या कर लो, लिमिट ले लो, ये पूरा में क्या कर लो, लिमिट ले लो, लिमिट ये तो जीरो बन गया ना, ये क्या हो गया, ये जीरो बाई एक्स को मैं क्या कर दूं, जीरो लिख कर दूं, क्या ये हो जाएगा जीरो। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ जीरो, जीरो का तो लिमिट जीरो ही होगा, यहाँ हो जाएगा ये, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एक्स, ठीक हो गया। यहाँ से बताना, यहाँ से क्या आ रहा है, ये तो जीरो ही होगा, और यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ जीरो डालोगे वन बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा ना। तो बताओ, इधर जो फंक्शन था और इधर जो फंक्शन था, दोनों का लिमिट सेम आया और जीरो के बराबर आया, इसीलिए जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी लिमिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात समझ में आया क्या, ठीक हो गया, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं, देखिएगा। जैसे यहाँ अबरी बार हम क्या कर लेते हैं ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हटा करके ग्रेटेस्ट फंक्शन को बिठा देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको से पूछा गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट ही रखते हैं, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एक्स। चलो बताओ, चलो तो इसका आंसर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और प्रॉपर्टी, ये तो एक चीज आपको याद रखना है, ये वाला प्रॉपर्टी बहुत याद रखना है अच्छा से, ठीक है। इसको मैं कहाँ लिख दूं, इसको इसको यहीं पर, चलो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत जगह काम आ जाएगा, ठीक। और एक प्रॉपर्टी मैं और लिखवा रहा हूँ यहीं पर, सिंस, यहाँ देखना, ये ग्रेटेस्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है ना वो हमेशा जीरो और वन के बीच में लाई करता है, और यहाँ पर इक्वालिटी होता है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए उसी तरह का एक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी होता है x माइनस वन से बड़ा होगा और ये x के बराबर हो सकता है, ये प्रॉपर्टी होता है। इसको भी आप हाईलाइट कर लो और याद रखना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई एक्स, ठीक हो गया कि नहीं, समझ में आया। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू क्या,
x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई एक्स करेंगे तो 1 और माइनस 1 बाई एक्स, यही होगा ना, बोलो हाँ ना, ठीक है। और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x अपॉन x, एंड इधर क्या आ जाएगा, यहाँ इक्वालिटी रह सकता है, यहाँ ये तो 1 है ना, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ 1 है तो 1 का लिमिट तो 1 ही होगा। अब यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो तो ये 1 बाई इंफिनिटी 0 बन जाएगा, यानी 1 माइनस 0 बनेगा यहाँ, और ये क्या है, ये तो क्वेश्चन ही है हमारा, x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ x अपॉन x, और यहाँ ये ग्रेटर देन है, फिर यहाँ ये तो 1 है, तो इधर वाला जो लेफ्ट वाला फंक्शन है उसका लिमिट आया 1, ये 1 माइनस 0 1 ही होगा ना, ये 1 आया, और राइट वाला फंक्शन है इसका लिमिट भी क्या आया, 1 आया। चाहो तो आप अलग से निकाल सकते हो, जैसे ये अब पता चल गया ना कि ये जो फंक्शन है वो f(x) और g(x) के बीच में है, जैसे ये मान लो कि g(x) है, इस थ्योरम के अनुसार देखो ये क्या है, g(x) है, ये x माइनस 1 अपॉन x क्या है, g(x) है, और ये hx है, और ये क्या है, ये x बाई एक्स क्या है, ये है हमारा fx, ठीक है। तो आप अलग से निकाल के देख लो, gx का लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और gx क्या है, gx है x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, और इसका लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, और यहाँ 1 माइनस 1 बाई एक्स आएगा जो कि 1 माइनस 0 जो कि 1 आ जाएगा, और उसी तरह आप लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, उसका x बाई एक्स का मतलब fx का, तो ये आ जाएगा बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो 1 हो गया ना, तो 1 का लिमिट क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो देख रहे हैं कि fx का लिमिट और ये क्या है, gx है, तो gx का लिमिट और fx का लिमिट दोनों का सेम आ रहा है, और ये वाला जो फंक्शन है इन दोनों के बीच में है, मतलब इसका भी लिमिट उतना ही होगा। बस ऐसे करना है, तो डायरेक्ट आपको चमक रहा है कि इसका ये लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है ना, और ये भी लिमिट का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका भी लिमिट कितना होना चाहिए, इसका भी लिमिट 1 ही होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। पता चल गया ना स्क्वीज थ्योरम, तो क्लास को वाइंड अप किया जाए क्या? नहीं, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम मैंने पहले भी बताया था आपको कि कंसेप्ट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं इस थ्योरम पे। तो देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखना। चलो यही एक क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, और यहाँ है 2x स्क्वायर माइनस साइन 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 10। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसके ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है -1। चलो तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे किया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई और मेथड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन स्क्वीज थ्योरम से भी इसको किया जा सकता है। बाकी मेथड की बात अभी नहीं करते हैं, अभी हमारा टॉपिक है क्या, स्क्वीज थ्योरम, ठीक है ना। तो अभी इस पे हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक। वैसे भी आप दूसरा मेथड से, कोई मेथड से कर सकते हो क्या, बताओ, कर सकते हैं क्या, इसका कर सकते हैं ना, हो गया। देखो पहले दूसरा मेथड बता देते हैं इसको करने का। सबसे पहले तो आप इतना बाई इतना कर दो, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, और माइनस, ये माइनस क्या, इतना बाई इतना करेंगे ना, साइन 3x अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 10, ऐसे कर दिया। अब यहाँ से आप एलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा लो ना, मतलब ये दो फंक्शन है, एक बार इसके साथ लिमिट जाएगा और इसके साथ भी लिमिट चला जाएगा, ठीक है। तो मैं साथ में यहीं पर लिमिट लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, मतलब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक।
यहाँ पर ये माइनस है। तो ये वाला क्वेश्चन तो देखो ना, ये क्वेश्चन क्या जी का हो गया, ये तो पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल बन गया, उसमें पावर सेम है, ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2/1। शॉर्टकट बताया था ना यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और माइनस इसका लिमिट क्या होगा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे, यहाँ साइन इन्फिनिटी बनेगा। तो साइन इन्फिनिटी क्या होता है, वो तो -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू होता है ना, मैंने बताया था आपको। साइन इनफाइनाइट कहो या फिर कॉस इनफाइनाइट कहो, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच का वैल्यू होगा, जो भी होगा कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर -1 और 1 के बीच का, और यहाँ अगर इंफिनिटी डालोगे तो यहाँ इंफिनिटी बन जाएगा, तो ये तो 0 बन गया ना, यानी 2 - 0, इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है, खत्म। कुछ है ही नहीं इसमें यार, तो आया, ये तो सिंपल है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम सैंडविच थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, आपको पता है ना, ऐसे देखना, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सैंडविच थ्योरम में आपको एच तो पता रहेगा, जिसका लिमिट निकालना है सी पॉइंट पर, वो फंक्शन आपको पता रहेगा, ये फंक्शन पता रहेगा, जैसा कि ये यहाँ है, ये क्या है, एच है। अगर आपको सैंडविच थ्योरम लगाना है ना, तो एफ और जी दो फंक्शन आपको जनरेट करने पड़ेंगे हर बार, ठीक है, दो फंक्शन आपको क्या करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे, और ये हर बार होगा कि एफ और जी आप जो जनरेट करोगे ना, वो बहुत ही एक आसान फंक्शन होगा, जिसका आप लिमिट आसानी से निकाल पाओगे, और पता पड़ेगा कि उस पॉइंट पर दोनों का लिमिट अगर सेम है, तो तीसरा जो बीच वाला फंक्शन है उसका भी लिमिट वही होगा। ये होता है कंसेप्ट, समझ में आया। तो ये फंक्शन कैसे जनरेट होगा, तो देखो ना, आपको पता है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो पता होगा, साइन डब्बा यहाँ पर कुछ भी होगा, ठीक है, या फिर कॉस डब्बा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 3x 4x 5x कुछ भी, इस डब्बे में कुछ भी हो सकता है, तो इसका वैल्यू जो है ना, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, यहाँ इक्वालिटी है, और यहाँ भी -1 और 1 के बीच में ही होता है, ये दो बात याद रखना। साइन ऑफ एनीथिंग क्या होता है, -1 और 1 के बीच में, ठीक है, समझ में आया। यही चीज यहाँ पर लगा दो, यहाँ साइन 3x है, यहाँ पर क्या है, साइन 3x है, यहाँ पर है साइन 3x, तो वो -1 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ पर अपने को माइनस साइन 3x चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन 3x हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा ना। तो अब इसमें क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आया। क्यों, मैंने बताया था कि जब भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो -1 से दोनों मैंने ये पूरे मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, तो यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी इधर से था ऐसे हो गया, इधर से था ऐसे हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अच्छा, फिर 2x² ऐड करना है, तो किसी भी चीज को ऐड करो, निगेटिव चीज को, निगेटिव क्वांटिटी ऐड करो या पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, उससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई प्रभाव ना पड़ता है, तो आप ऐड कर दो, क्या करना है, ऐड करना है, 2x² ऐड करोगे तभी ना न्यूमरेटर मिलेगा भाई, इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, इधर भी ऐड करोगे तो 2x² + 1, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस साइन 3x, और यहाँ क्या हो जाएगा 2x² -1, बोलो हाँ ना, 2x² मैंने थ्रू आउट ऐड कर दिया, तो न्यूमरेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर कैसे बनेगा, जब इसको से डिवाइड कर देंगे, x² + 10 से डिवाइड कर देंगे, x² + 10 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहला तो यहीं से पता चल रहा है कि x प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, दूसरा ये भी बात कि अगर x कोई निगेटिव नंबर को भी टेंड करता अगर, तो उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर वो तो पॉजिटिव बन जाता है, और फिर उसको में 10 मतलब पॉजिटिव नंबर को ऐड किया जा रहा है, और अल्टीमेटली तो ये पॉजिटिव बनेगा ना, मतलब जिस नंबर से हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इस पूरे में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या जिसे नेक्स्ट स्टेप में पूरे में क्या कर दो, x² + 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है 2x² + 1, और यहाँ पर हो जाएगा x² + 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² माइनस साइन 3x, और यहाँ पर हो जाएगा x² + 10, और यहाँ भी 2x² - 1/x² + 10 डिवाइड कर दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना, क्यों होगा, नहीं होगा, क्यों,
क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 10 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आपको दिख गया क्या, यही हमारा एच एक्स है, क्या यही एच एक्स है? तो ये जो बड़ा वाला फंक्शन है वो एफ एक्स है, और ये छोटा वाला फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स है। अरे नाम कुछ भी रख लो यार, कई बार मैं बड़ा वाला को एफ एक्स बोल दे रहा हूँ, कई बार छोटा वाला को एफ एक्स बोल रहा हूँ, नाम में क्या रखा है, समझ में आया ना? तो बस स्क्वीज थ्योरम ये कह रहा है कि अगर ये एक फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में लाई करता है, तो आप देखो किसी पॉइंट पर, जिस मतलब किसी एक पॉइंट पर इन दोनों का लिमिट सेम है ना, तो उसी पॉइंट पर इसका लिमिट वही होगा। ठीक, तो अपने को इनफाइनाइट पर निकालना है, तो इनफाइनाइट पे इसका लिमिट निकालो, इसका लिमिट निकालो, और अगर दोनों बराबर आ गया तो वही इसका भी आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट ले लो, थ्रू आउट लिमिट ले लो, नहीं, अगर थ्रू आउट लिमिट नहीं लेना चाहते हो तो फिर बारी बारी से इसका लिमिट अलग से निकालो, इसका लिमिट अलग से निकालो। चलो निकाल लेते हैं। देयरफॉर, या फिर नाउ लिख लो, नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर देखना है ना, इनफाइनाइट पर, तो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये जी एक्स का पहले निकाल लेते हैं। जी एक्स का क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जी एक्स है क्या, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो ये तो क्या है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। अरे यार इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मैंने बताया था ना, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो तीन केस में आंसर आते हैं। एक जीरो आता है, जीरो कब आता है, जब नीचे ज्यादा एक्स हो, नीचे मतलब नीचे का डिग्री ज्यादा, ऊपर का डिग्री कम हो, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो आ जाता है। वो कब आता है, जब दोनों में डिग्री सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इनफाइनाइट आंसर आता है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है जब न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा हो। ठीक है, ये चीज बताया था। या फिर ऐसे भी मैंने बताया था कि एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का यूज करो, बाकी को इग्नोर करो। तो ये बाकी को इग्नोर करो, -1 में ये सब खत्म करो। अब ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 2 ही तो आंसर आ रहा है। ये तो सिंपल है यार, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है एफ एक्स, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10, 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो ये भी वही है, इसका भी आंसर 2 आएगा, ये भी पॉलिनोमियल है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इसका भी आंसर 2 ही आएगा। तो इसका भी लिमिट का आंसर 2 आया, इसका भी लिमिट का आंसर 2 आया, तो इसका भी लिमिट का आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। बोलो हाँ ना, तो इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। कैसे भी हो गया, अरे समझ में आया, सिंपल। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, लिमिट, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे इनफाइनाइट ही है, और यहाँ x प्लस 7 साइन एक्स अपॉन -2x प्लस 13, -2x प्लस 13। चलो बताओ, इसका आंसर बताना। तो ये भी आप कर सकते हो ना, इसको भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, अदरवाइज फिर आप मेथड भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका भी आंसर चमक रहा है क्या, ऑप्शन वैसे दे दूं क्या, ऑप्शन चलो लिख देते हैं, हाफ, ऑप्शन बी -हाफ, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -2। चलो बताओ, तो इसमें आप पहले डायरेक्ट कर लो, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ इसको इतना बाई इतना, इतना बाई इतना कर दो, तो x बाय -2x प्लस 13 ये हो गया। और यहाँ पर हम एलजेब्रा लगा लेते हैं, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, मतलब इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, दो फंक्शन बनेगा तो दोनों के साथ लिमिट पक जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ हो जाएगा 7 sin x अपॉन 7 sin x अपॉन क्या बनेगा बताना, -2x प्लस 13, -2x प्लस 13। अरे समझ में आया,
ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें तो ये पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल है ना, और डिग्री सेम है, पावर 1 है, ठीक है, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1 मतलब डिग्री 1 है। तो पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल डिग्री सेम है, तो इसका आंसर -1/2 दिख रहा है, -1/2, तो ये वाला हो गया। उधर देखना, उधर क्या है, ये साइन एक्स जो है वो माइनस, अगर यहाँ साइन इन्फिनिटी डालोगे वो -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू देगा, और 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -7 और 7 के बीच में कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। जिससे यहाँ पर आप इनफाइनाइट डाल रहे हो, ये क्या बन जाएगा, चलो करके देखते हैं। यहाँ का बन जाएगा 7 इंटू ये क्लोज इंटरवल -1 to 1, यही बनेगा। और नीचे क्या बनेगा, क्योंकि साइन इनफाइनाइट का वैल्यू यही होता है, मतलब -1 और 1 के बीच का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ -2 इंटू इनफाइनाइट और +13, ये क्या बनेगा, -12, तो ये पहले से बैठा है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, -7 से 7 के बीच के, -7 से 7 के बीच का कोई वैल्यू, और नीचे क्या है, नीचे तो ये माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा ना, ये अल्टीमेटली माइनस इनफाइनाइट बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या चमक रहा है, -1/2 प्लस यहाँ -7 और 7 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा और उसको हम माइनस इनफाइनाइट से भाग देंगे, वो तो जीरो ही बनेगा ना यार। इसका आंसर -12 चमक रहा है क्या, -12, ऑप्शन बी, सिंपल, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो स्क्वीज थ्योरम लगा लो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी फाइनाइट नंबर, ये चीज मैंने पहले भी बताया है, उसके नीचे इनफाइनाइट रहे या फिर फाइनाइट नंबर अपॉन माइनस इनफाइनाइट रहे, आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। यहाँ इनफाइनाइट रहे या माइनस इनफाइनाइट रहे, आंसर जीरो ही आएगा। और अगर न्यूमरेटर में जीरो रहेगा और नीचे फाइनाइट नंबर रहेगा, फाइनाइट नंबर, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। समझ में आया, यही तो मैंने बताया था ना, लॉ ऑफ लव, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ देखना, अब मैं इसको सैंडविच थ्योरम से इसी क्वेश्चन को करता हूँ। तो यहाँ पर ये hx पता है, ये क्या है, hx है। अब यहाँ gx और fx जनरेट करना पड़ेगा, वो कैसे होगा, तो देखना वो ऐसे होगा कि हमको पता है कि sin x जो है ना वो -1 और 1 के बीच में रहता है, -1 और 1 के बीच में, जैसा कि पीछे वाला भी क्वेश्चन में था, वहां पर sin 3x था, और क्या मैंने बताया ना कि sin डब्बा ही -1 और 1 के बीच में आता है, चाहे डब्बा में कुछ भी भर दो, x भरो, 2x भरो, 3x 4x कुछ भी, ठीक है, -1 और 1 के ही बीच में आएगा। अब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 7 sin x मिलेगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चूंकि पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट, यहाँ -7 बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, 7 sin x, ये बन जाएगा 7 sin x, और यहाँ बन जाएगा 7। अच्छा, उसको में x ऐड करना है, तो x ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, x -7, और यहाँ x प्लस 7 sin x, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 7, ठीक। अब आप थ्रू आउट -2x प्लस 13 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब यहाँ पर खेल हो गया, अगर हम इसको से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि ना होगा। हम क्या कर रहे हैं, x -7 में डिवाइड तो करना ही है, -2x प्लस 13 से, चलो डिवाइड कर दिया। यहाँ पे डिवाइड करना होगा x प्लस 7 sin x अपॉन -2x प्लस 13, यहाँ x प्लस 7 अपॉन -2x प्लस 13 डिवाइड कर दिया। अब यहाँ बताओ चलो कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि ना होगा, तो हो जाएगा ना, क्योंकि x पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है माना, लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर तो निगेटिव बन जा रहा है ना, x पॉजिटिव नंबर को टेंड करेगा तो ये अल्टीमेटली -इन्फिनिटी बन रहा है, तो -इन्फिनिटी मतलब निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा ना। जब निगेटिव और निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ये पता है, तो चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। तो ये है अपना hx और ये है अपना gx, छोटा वाला फंक्शन, और ये बड़ा वाला फंक्शन क्या है, fx है। तो आपको चमक क्या होगा कि इसका लिमिट अगर इन्फिनिटी को निकालोगे तो फिर से ये पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है, तो इसका लिमिट का आंसर क्या आएगा, -1/2, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है। यहाँ भी आप इसका ये लिमिट x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी करोगे तो ये भी पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है, तो यहाँ और डिग्री सेम है, तो इसका भी आंसर -1/2 चमक रहा है क्या, -1/2 लिमिट का वैल्यू। तो अगर इसके लिमिट ये
जी एफ एक्स जो फंक्शन है उसका लिमिट का वैल्यू अगर माइनस हाफ है तो इसका भी माइनस हाफ है, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है एच एक्स उसका भी लिमिट का वैल्यू क्या होगा, माइनस हाफ होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू माइनस हाफ। बताओ हाँ या ना, इसका आंसर समझ में आया क्या? सिंपल है यार, अरे समझ में आया ना, सिंपल। नेक्स्ट, वैसे आप इस तरीका से कर सकते हो, तो आप बोलोगे कि ये तरीका से तो क्वेश्चन हो ही जा रहा है, फिर इधर क्यों आए, इतना लफड़ा क्यों करें, जब इसको से बहुत आसानी से हो जा रहा है, तो डायरेक्ट जब आसानी से हो जा रहा है तो फिर इतना दूर इधर आने की क्यों जरूरत है? तो जरूरत है, हर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली हो जाए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले सिंपल सिंपल सवाल कर लेते हैं और फिर अच्छे अच्छे सवालों पर भी चलेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं ना। देखिएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, तो लिखा हुआ है इफ gx is a function which is greater than equal to 2x and less than or equal to x square minus x square x raised to power 4 minus x square plus 2, ठीक हो गया, for all x, for all x, then limit 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 x tends to 4 x tends to 4 x tends to 1 x tends to 1 fx, सॉरी gx है ना, तो इसका वैल्यू आपको से पूछा गया है, चलो बताओ क्या होगा, ठीक। और उसी तरह सेकंड फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, लिमिट fx जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4x माइनस 9 4x माइनस 9 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक हो गया, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 4 और fx, इसका वैल्यू आपको बताना है, चलो बताओ क्या होगा। यहाँ पर एच एक्स की जगह जी एक्स है, यहाँ पर एच एक्स की जगह एफ एक्स है, और ये दो फंक्शन है, ठीक, तो मैंने बताया ना नाम में क्या रखा है। तो अब देखो इसका लिमिट निकालो, इसका लिमिट निकालो, अगर दोनों का लिमिट सेम आएगा तो जी एक्स का भी लिमिट वही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर निकालना है, 1 पर निकालना है, तो 1 पर ही यहाँ चेक करेंगे ना, ऑफ 2x, तो 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, तो इसका तो 2 आया, और ये बड़ा वाला फंक्शन, ये gx से छोटा वाला फंक्शन का लिमिट 2 आया 1 पर, और बड़ा वाला फंक्शन का चेक करते हैं, एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 1 पर ही चेक करना पड़ेगा ना, बड़ा वाला फंक्शन x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका निकालो तो 1 रखेंगे, 1 रेज़ टू पावर 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 2, दिस इज ऑल्सो 2, क्योंकि ये माइनस 1 और 1 कैंसिल। तो बताओ ये जो छोटा वाला फंक्शन है उसका लिमिट x इक्वल टू 1 पर 2 आया, और बड़ा वाला फंक्शन है उसका भी लिमिट x इक्वल टू 1 पर 2 ही आया, मतलब इसका भी लिमिट 2 है, इसका भी लिमिट 2 है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, इसका भी लिमिट 2 ही होगा, खत्म। उसी तरह इसको देखो 4 पर चेक करना है, छोटे वाला फंक्शन का 4 पर चेक करो, बड़े वाला फंक्शन का 4 पर चेक करो, अगर दोनों बराबर आया तभी हम बोलेंगे कि f का भी 4 पर लिमिट उतना होगा, ठीक है। तो निकाल लो ना, लिमिट x टेंड्स टू 4, और यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 9, यहाँ से क्या आएगा 4 4 जा 16 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7, और उसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 4, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक हो गया, यहाँ से क्या आएगा 4 4 जा 16 माइनस 16 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो गया। तो देखो छोटे वाले फंक्शन का भी लिमिट 7 आया, बड़े वाले फंक्शन का भी लिमिट 7 आया,
जो कि सेम है, इसीलिए इसका भी लिमिट क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, खत्म। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 7। अरे समझ में आया? ये भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन x। ये करो, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक हो गया। ये बताना है, और एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6, वह लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ x क्यूब और साइन 3/x, इसका आंसर बताना है। चलो बताओ। ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। चलिए बताइए, ये दो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए इसमें देखना, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो फिर से वही लगा लो। अपने को पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ना, वो क्या होता है, वो होता है x माइनस वन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, x माइनस वन से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यहाँ इक्वालिटी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी आता है, ये चीज पता है। अब दोनों तरफ लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेक लॉग, और लॉग यहाँ कुछ नहीं है बेस में, तो ई समझना, बेस में अगर कुछ नहीं है तो ई समझना, मतलब ये क्या, ई समझ में आता है ना। ई जो होता है ऑयलर कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 होता है। ई का वैल्यू जो है वो 2 और 3 के बीच में होता है, ये चीज मैंने पहले ही बताया है, ठीक हो गया। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा लॉग x। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेस में ई है, मतलब ln x लिए ना। आपको पता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज तब होता जब बेस जो है ना, देखो लॉग ए, इस तरह का मान लो कि हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो बात निकलता है, ध्यान देना। अगर ये ए जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 से बड़ा है, तब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना लॉग एक्स बेस ए का, वो इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं होता, इंक्रीजिंग होता है। लेकिन यही जो बेस है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो गया, मतलब 0 और 1 के बीच में आ गया ना, तो फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। तो आप कहोगे कि आप फिर ई क्यों ले लिए, यहाँ तो कुछ भी बेस नहीं दिया हुआ था। तो जब बेस ना दिया रहे ना, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ई समझ लेते हैं, ठीक है, उसको नेचुरल लॉग समझ के चलते हैं। नेचुरल लॉग का मतलब कि बेस जिसका ई हो, बेस जिसका क्या हो, ई हो, समझ में आया। और ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, जो कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब ये वाला। तो जब हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगा, ठीक। और यही बेस में मान लो कि हम दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते हैं, जिसमें बेस 1/2 ले लेते, 1/2 ले लेते बेस, 1/2 ले लेते बेस, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ना लॉग एक्स बेस ए, और इस केस पे जब बेस 0 और 1 के बीच में, तो उसका ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। खैर ये चीज मैंने पहले आपको बहुत डिटेल में बताया था, आप जाके बेसिक मैथ का क्लास देखो, समझ में आया ना, तो सब बढ़िया से चमक जाएगा। चलिए लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी हम लोगों ने पढ़े थे, आइए इधर आइए, देखिए अब यहाँ पर हमने लॉग ले लिया, तो न्यूमरेटर तो जनरेट हो गया, अब x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करो, चलो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा log ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन x, और यहाँ हो जाएगा log x बाई x। अब यहाँ बताना, यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, x से डिवाइड किए,
और x क्या है, एक पॉजिटिव नंबर को टेंड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर से ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो एच एक्स है, ये एच एक्स है जिसका लिमिट अपने को पता करना है। ये क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, जी एक्स हो गया, ठीक है। इसका लिमिट पता कर लो, इसका लिमिट पता कर लो, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर, ठीक है, और इसका लिमिट पता कर लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पर। तो इसका जो लिमिट आएगा वो इन दोनों के बराबर होगा, मतलब अगर इन दोनों के बराबर आया, इन दोनों का लिमिट अगर आपस में बराबर आया तो इसका भी लिमिट वही होगा। अरे समझ में आया ना, तो लिमिट निकालिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। अगर इनफाइनाइट यहाँ डालेंगे तो एक्स, ये लॉग इनफाइनाइट बनेगा। तो लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है, लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है आपको पता है क्या, देख लो ना, जैसे ये बेस में ई है ना, बेस में ई है, जब बेस 1 से बड़ा होता है, बेस क्या है 1 से जब बड़ा होता है बेस, तो उसका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। देख लो ग्राफ उसका कुछ ऐसा होता है, ये है क्या, लॉग एक्स बेस ए का ग्राफ है, जहां ए जो है ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पर हम ई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ है लॉग एक्स बेस ई का। अब यहाँ से हम लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, समझ में आया, लॉग इनफाइनाइट का वैल्यू जानना चाह रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी पर इसका आंसर क्या है, इन्फिनिटी ही है, क्योंकि ये पूरा ऐसे इन्फिनिटी पर जाएगा ना, तो इसका ग्राफ बहुत इन्फिनिटी बहुत आगे मिलेगा ना, कितना आगे मिलेगा, ये पूरा इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी देगा, ठीक है। ये भी चीज मैंने आपको बताया था, याद करो मैंने बेसिक में पढ़ाया था, तो कि लॉग इनफाइनाइट का आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट होता है, अगर बेस 1 से बड़ा है तब, बेस 1 से बड़ा है तब, ठीक है, दोनों केस में बताया था, बेस 1 से बड़ा है तब लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, और बेस 1 से छोटा है तब, ठीक है। खैर यहाँ पर 1 से बड़ा की बात करते हैं, तो यहाँ पर ई कर लेते हैं, तो लॉग एक इन्फिनिटी बेस ई, इसका वैल्यू क्या होगा, ई बस समझना है, ठीक है, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और यही अगर मैं पूछूं लॉग जीरो बेस इन्फिनिटी ई का बेस अगर ई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो पर देखो, जीरो पर इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। वैसे जीरो पर तो ये नॉट डिफाइंड है, जीरो पर ये नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसका लेफ्ट हैंड का नेबरहुड नहीं ना है, लेफ्ट हैंड वाला नेबरहुड का मेंबर है क्या, नहीं है ना, इसीलिए राइट हैंड वाला नेबरहुड पर हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर है, तो इसका ये होता है। अरे वन साइडेड लिमिट बताया तो था, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बन रहा है इनफाइनाइट, तो इसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखना, ये चीज इरेज करते हैं। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, अगर यहाँ इन्फिनिटी डालोगे तो लॉग इन्फिनिटी बनेगा, तो लॉग इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है, ये बेसिकली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा ना, क्योंकि एक्स की जगह भी इन्फिनिटी डाल रहे हो, तो क्या फिर करना पड़ेगा, लॉपिटल यूज करो, लॉपिटल यूज कर सकते हैं ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या जीरो बाय जीरो के फॉर्म में, यहाँ भी इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा, तो लॉपिटल यूज कर लो ना, लॉपिटल यूज करेंगे क्या होगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये log x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसको मैं लॉपिटल यूज करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस 1 होता है, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, अरे डिफ्रेंसिएशन आता है ना भाई, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो 1 अपॉन एक्स माइनस 1, अब यहाँ इन्फिनिटी डालोगे तो 1 बाई इन्फिनिटी बनेगा, जो कि 0 हो जाएगा, तो इसका लिमिट 0 आ गया। उसी तरह बड़े वाले फंक्शन का निकालो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ है log x बाई एक्स, तो फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है, तो लॉपिटल यूज करेंगे, तो यहाँ log x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स, और ये x का डेरिवेटिव 1, ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0। देखो इसका भी लिमिट आया 0, इसका भी लिमिट आया 0 इन्फिनिटी पर, तो इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, 0, खत्म, ठीक है। अब उसी तरह ये देख लीजिए आप, समझ में आया, देखना ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें मैंने इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, जहां पर ये एक्स क्यूब तो नहीं था, एक्स था,
क्या दिक्कत है, अब एक्स क्यूब आ गया तो दिक्कत हो गया क्या? अब जीरो डालोगे तो ये जीरो का क्यूब जीरो ही मिलेगा, समझ में आया ना? ये क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पहले करके देखो, क्योंकि हर एक लिमिट का क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके, ठीक है? तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो यहाँ जीरो मिलेगा, इंटू यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन इन्फिनिटी बनेगा, क्या बनेगा, 3/0, 3/0। ये क्या बनेगा, जीरो इंटू माइनस वन और वन के बीच का कोई वैल्यू, मतलब जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, ठीक है? ये क्या आ गया, जीरो आया, इसका आंसर जीरो हो गया, खत्म। और नहीं तो अगर आप सैंडविच थ्योरम से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये साइन डब्बा है, ये क्या है, साइन डब्बा। तो साइन डब्बा क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, सॉरी साइन डब्बा क्या है, -1 और 1 के बीच का कोई नंबर है, क्या है, साइन डब्बा। चलो यहाँ पर साइन 3/x है, ठीक? तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, ठीक? तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x³ हो जाएगा, और यहाँ x³ साइन 3/x, और यहाँ हो जाएगा x³। साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि x टेंड्स टू जीरो है। आप बोलोगे कि जीरो है तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, कैसे चलेगा? अगर जीरो के राइट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, x पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो x का निगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, अब निगेटिव नंबर का क्यूब तो निगेटिव होता है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज भी हो सकता है ना, तो चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कोई ये राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो उस केस में पॉजिटिव नंबर को टेंड कर जाएगा, मतलब एक्स की जगह कोई ना कोई जीरो पॉइंट समथिंग, जीरो पॉइंट समथिंग मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो निगेटिव वैल्यू का निगेटिव वैल्यू मिलेगा, समझ में आया? तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्योंकि निगेटिव नंबर का क्यूब तो निगेटिव होता है। लेकिन अगर आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज भी कर दोगे ना यार, तो ये जो बीच वाला फंक्शन है वो तो इन दोनों के बीच में ही रहेगा ना, मतलब इसका लिमिट, मान लो कि हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ही कर देते हैं, चेंज ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेंज कर भी दिए तो लिमिट निकालोगे जीरो पर, तो जीरो का क्यूब जीरो ही आएगा, इसका भी जीरो ही आएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? अगर साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम ना भी चेंज करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज किया, तो क्या होगा, फिर से वही करोगे, ये है क्या, gx है, ये fx है, और ये हमारा क्वेश्चन hx है, इसका लिमिट निकालना है जीरो पर, तो इसका लिमिट जीरो को निकालोगे तो ये जीरो आएगा, इसका लिमिट जीरो को निकालोगे जीरो आएगा। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देने पर ये फंक्शन इन दोनों के बाहर चल जा रहा है, बीच में ही रह रहा है ना, तो बस बीच में रहने से मतलब है, समझ आया? वो तो मैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा कि नहीं होगा वो सही तरह से क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ ना। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पर यही क्वेश्चन में अगर हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम नहीं बदलते, शायद इसमें बदल रहा था क्या, नहीं बदल रहा था ना, लेकिन पीछे जो भी क्वेश्चन बताया जहां पर मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज किए, जरा वहां पर आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज मत करना, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और सही आंसर आएगा, ठीक है? लेकिन आप जो बना रहे हो वो गलत तरीका हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर आप फोर्स योर नहीं बोल रहे हो कि किधर के मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगा, तो कैसे भी रख लो आंसर तो वही आना है ना, क्योंकि अगर राइट कुछ नहीं दिया है तो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, तो इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो ऐसे भी आ रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल, ठीक है? देखिए अब और एक आधे क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना? देखिएगा एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा हुआ है ना? एक क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से पूछा हुआ है, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं कि कौन से ईयर में, बट हाँ क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 5 आई थिंक। क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर। अच्छा n स्क्वायर है तो यहाँ n होगा ना, ठीक है, n होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, चलो बताओ। तो इसमें देखिएगा मैंने एक अभी बताया था, अभी अभी तुरंत बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x-1,
बट लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। इनफैक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद रखने के लिए रख सकते हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी डब्बा है ना, कि इसका जो आंसर आएगा ना, ये दिस डब्बा, ये जो डब्बा है, दिस डब्बा माइनस वन और डब्बा के बीच में लाई करता है, ऐसे याद कर लो। मतलब एक्स के बजाय कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2x है, 3x है, nx है, ठीक है। उसी तरह तो अगर हम कहें कि x जो है तो किसके बीच में लाई करेगा, वो लाई कर जाएगा बेसिकली x माइनस वन और x के बीच में, ठीक। और यही 2x की बात करें तो वो 2x माइनस वन और 2x के बीच में लाई करेगा, क्योंकि अगली बार डब्बा में 2x आ गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और फिर उसी तरह 3x है, 3x जो है वो 3x माइनस वन, 3x माइनस वन और 3x के बीच में लाई करेगा। और उसी तरह 4x जो है वो 4x माइनस वन और 4x के बीच में लाई करेगा, एंड सो ऑन। उसी तरह nx जो है ना, वो किसके बीच में लाई करेगा, nx माइनस वन और nx के बीच में। बोलो हाँ कि ना। और फिर क्या करना है, फिर करना है सबको ऐड कर देंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा बीच में, और इधर वाला फंक्शन भी मिल रहा होगा साथ में, क्योंकि अपने का काम क्या होता है, अपने का काम होता है ये hx है, ये क्या है hx है, ये क्या है hx है। तो fx और gx जनरेट करना अपना काम होता है ना। तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये इधर वाला है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर कौन लगाएगा, अरे यार यहाँ लगाए तो है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर लगाओगे तब ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बीच वाले सारे ऐड होंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, और जो भी बनेगा उसको भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या मिलेगा, इन सबको जब हम ऐड करेंगे भाई, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ देखो ये है, यहाँ पर ये साइन है और यहाँ पर ये वाला साइन है, तो बीच में जो बनेगा ना वो हमारा क्वेश्चन ही होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2x प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब क्वेश्चन का न्यूमरेटर बन जाएगा ना ये। और इधर क्या बन रहा है, इसको सबको ऐड करो, इसको सबको ऐड करोगे तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, तो x कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n तक जाएगा और इनटू में x आ जाएगा। अरे ये बात समझ में आया क्या, n तक जाएगा ना और इनटू में x आ जाएगा। और ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितना बार, n बार, क्योंकि ये n टर्म्स है, तो ये माइनस n लिख दूं क्या, क्योंकि माइनस वन माइनस वन माइनस वन 3 बार ऐड करोगे तो माइनस 3 आएगा, 5 बार ऐड करोगे तो माइनस 5 आएगा। उसी तरह माइनस वन n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ तो माइनस n आएगा ना, ठीक है। और इधर क्या आएगा, इधर तो वही x कॉमन आ जाएगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक आएगा और फिर x कॉमन, ठीक हो गया कि नहीं। अब क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं n स्क्वायर से थ्रू आउट, अब n स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा, n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये n क्या है, सिग्मा n है ना, सिग्मा n क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2, ये मैंने बताया तो था, अभी हाल ही में बताया था, याद करो, ठीक है। ये क्या होता है n प्लस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इंटू में x भी है वो माइनस n अपॉन n स्क्वायर, ठीक हो गया। और ये तो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कर दूं, क्वेश्चन कर दूं इसको, ये इसको l मान लेते हैं ना, ये पूरा जो लिमिट है जो हमको निकालना है उसको l मान लेते हैं, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, इसको मैं l कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये वही है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये n स्क्वायर तो हो ही जाएगा और साथ में x है, समझ में आया, ठीक। अब यहाँ 2 एलसीएम लेना पड़ेगा ना, ये माइनस n पहले से है तो देखना, तो ये एलसीएम लेंगे हम और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n इंटू एक्स, ठीक है। और ये माइनस टू एन अपॉन, ये 2 के नीचे आ जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है l, यहाँ पर क्या है l, जिसका वैल्यू अपने को पता करना है, और यहाँ पर ये क्या है, अच्छा अभी तो l नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि लिमिट नहीं लिया है हमने, ये l लिख सकते हैं क्या, नहीं ना, ये वाला चीज है ना खाली, तो इसको कुछ मान लो ना, ये f मान लेते हैं, f मतलब फंक्शन आ गया ना,
यहाँ एल ना लिख के एफ लिख दो। ये फंक्शन अभी आया है, ये क्या है, ये मान लो ये पूरा फंक्शन है, तो फंक्शन आया है, फंक्शन आ गया है तो फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। और जनरली बीच वाले फंक्शन को हमने एच से लिखे हैं, तो चलो एच लिख देते हैं और भी बढ़िया होगा। बीच वाला फंक्शन को हम लोग अभी जो थ्योरी पढ़े उसके अंदर एच लिया था ना, तो ये पूरा हमारा एच है, एच फंक्शन है। अब एच फंक्शन का लिमिट निकालना है, ठीक है। तो जब लिमिट ले लेंगे तब उसको एल लिखेंगे। अरे थोड़ा सा ये सब जो है ना छोटी छोटी बातें देखिएगा। तो ये क्या है, ये है ये एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एक्स अपॉन 2n स्क्वायर, यही है ना। तो अब अपने को क्या करना है, लिमिट लेना है, ठीक है। आप एक से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। एन स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा, एन एक्स माइनस टू, यानी एक्स माइनस टू इंटू एन लिख सकते हैं इसको, बोलो हाँ है ना। अरे लिख सकते हैं, चलो लिख देते हैं ऐसे ही, एन एक्स माइनस टू एन है, वही एक्स एन कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस टू लिख सकते हैं ना, ठीक है। अपन नीचे क्या है, 2n स्क्वायर है, और इधर देखना ये h है, और ये क्या है, इसको भी कर लो, एन स्क्वायर एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक। अब लिमिट लेना है तो लिमिट ले लीजिए। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये है g, छोटा वाला फंक्शन gx। अब यहाँ gx नहीं लिखेंगे, gn लिखेंगे, क्योंकि n का फंक्शन है, क्योंकि लिमिट यहाँ वेरिएबल क्या n दिया है ना, ये n का फंक्शन है। वैसे आपको x दिख रहा है इसके अंदर, लेकिन ये फंक्शन n का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया है ना n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, fn है, ठीक। और ये हमारा hn है, hn जिसका लिमिट अपने को पता करना है। तो आप दोनों तरफ लिमिट ले लो, तो लिमिट इधर अप्लाई करोगे, चलो अप्लाई कर देते हैं इसी में। इसका में लिमिट अप्लाई करोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको भी लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको भी लिमिट अप्लाई करोगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्या होगा, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल है ना, n में पोलिनोमियल है ना यार, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट देख लो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इतना बटा इतना, n स्क्वायर का ये बाकी टर्म को तो खत्म करो। हम सिर्फ क्या बताए थे, जब भी आपको पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल और एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट डिग्री टर्म को देखो और बाकी को इग्नोर करो। बाकी को इग्नोर किया, एन एक्स स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म हो गया, लिमिट आ गया x/2, लिमिट कितना आ गया x/2, ठीक है। चाहे वैसे भी मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो तो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले का कोएफिशिएंट का रेशियो होगा, तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर x है और यहाँ पर 2 है, तो x/2। अभी यहाँ देखना, यहाँ भी वही पोलिनोमियल है, तो बाकी टर्म को इरेज कर, मतलब इग्नोर करो, और हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करो, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या आया, यहाँ भी इसका लिमिट क्या आया, x/2 ही आया। मतलब इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा l, क्योंकि लिमिट ऑफ h, ये फंक्शन h है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर x/2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज x/2, फाइनल आंसर इज x/2, ठीक है। समझ में आया, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बस इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/1 प्लस n स्क्वायर और प्लस 2/1 प्लस 2/2 प्लस n स्क्वायर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/3 प्लस n स्क्वायर। आप आई थिंक समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, n/n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये एक सीरीज है और इसका लिमिट निकालना है। चलो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए आप सैंडविच थ्योरम लगाओ, और क्या,
या फिर ये क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाए? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है, बन जाएगा या फिर बनाए, या फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बोलो। तो क्वेश्चन आई थिंक ये आपने करना चाहिए, आप करोगे या फिर मैं करूं? चलो थोड़ा सा बना देते हैं इसको, ठीक है। क्या है कि इसमें सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए आपको पता है ना, सैंडविच थ्योरम में क्या करना पड़ता है, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है वो क्या है, ये जो दिया हुआ है वो क्या है, ये तो h है ना, ये एच एक्स है, खैर एच एन यहाँ लिखेंगे, एच एन, क्योंकि एन में फंक्शन है ना, ये क्या है, एच एन है। तो आपको जी एन और एफ एन सोचना होगा, मतलब इसके इससे छोटा फंक्शन और इससे बड़ा फंक्शन आपको सोचना होगा, ढूंढना होगा। तो कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए क्या तरीका है, सोचिए, सुनिए इधर। ये 1/1 + n² जो है ना, ये पहला वाला टर्म, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये बड़ा है 1/n+n² से, और ये छोटा है या बराबर है 1/1 + n² से, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि जिसका न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर इक्वल हो, न्यूमरेटर अगर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है ना, उसका वैल्यू छोटा होता है, समझ में आया, बोलो हाँ ना। जैसे मैं 3/4 की बात करें और 3/5 की बात करूं, तो इसमें बड़ा कौन है, या अगर छोटा की बात करें तो छोटा कौन है, तो जिसका न्यूमरेटर सेम है, देखो न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा होगा, तो छोटा 3/5 है, ठीक है। उसी तरह यहाँ देखो, n का वैल्यू 1 के अलावा, क्योंकि पहला टर्म की बात कर रहे हैं तो 1 के अलावा कुछ और ले लो, 2 3, अच्छा n का वैल्यू निगेटिव नंबर ले सकते हैं क्या, यहाँ नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 4 n तक जा रहा है, तो n कोई नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 n तक जा रहा है, मतलब ये नेचुरल नंबर है। वैसे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए, और अगर नहीं भी किया है तो आपको समझते आना चाहिए कि n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। n का वैल्यू कोई निगेटिव नंबर मत ले लेना। अरे समझ में आया क्या, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये जो पहला टर्म है उसके बीच में मिल गया, उसी तरह दूसरा इसी क्वेश्चन के जैसा करना है, इसका पहला टर्म दूसरा टर्म देखे थे ना कि इतना इतना के बीच में है, उसी तरह। खैर ये तो फिर भी आसान था, मतलब ये थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट है, बस एक बार सोच लिए तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और ये दूसरा वाला टर्म क्या है, 2/2 + n², ठीक है। अब ये जो है, ये 2/n+n² से बड़ा होगा, और ये 2/1 + n² से छोटा होगा, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से देखो, न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर देखो ना, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो ये छोटा होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, फिर इससे बड़ा ये है, और फिर इससे, सॉरी बड़ा, छोटा बोल रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये सबसे बड़ा है और फिर इससे छोटा ये है डिनोमिनेटर, इससे छोटा ये है। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है ना, देखो न्यूमरेटर सेम हो, एक और ले लेते हैं सपोज 3/7, ठीक है, तो बताना ये बड़ा होगा, 3/5 बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है। तो अगर न्यूमरेटर सेम हो ना, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा हो वो छोटा होता है, देख रहा मैं, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है, न्यूमरेटर तो सेम है, और डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है, ठीक है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा ना, सबसे छोटा इसका डिनोमिनेटर है, तो ये सबसे बड़ा हुआ, फिर उससे छोटा ये हुआ, फिर इससे छोटा ये हुआ। उसी तरह देखो, थर्ड वाला टर्म जो है 3/3 + n², इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3/1 + n² से छोटा, ठीक है। उसी तरह ये हो जाएगा 3/n + n² से बड़ा, नहीं होगा क्या, इसमें भी देखो न्यूमरेटर तो सेम है, अब डिनोमिनेटर सबसे बड़ा इसका है, मतलब ये सबसे छोटा होगा, फिर इससे छोटा ये है, और ये सबसे छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा है, बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। और इसी तरह ये आगे चलते जाएगा तो यहाँ n तक जाएगा, तो n/n+n² जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये भी 1 2 3 n तक जाएगा ना, n/1 + n² तक, और ये भी n/n+n² तक चला जाएगा, बोलो हाँ या ना। इतना समझ में आया क्या, अब इन सबको ऐड अगर कर दोगे तो ये बीच वाला जो बन रहा है ना फंक्शन, वो हमारा फंक्शन hn ही बनेगा, समझ में आया। इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जैसे कि ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन में किए थे, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इसको कहाँ पर करें, मेरे ख्याल से अब आपको चमक गया होगा।
तो ये फंक्शन हमारा एच है। चलो फिर से जैसे इसको एच लिए थे उसी तरह इसको हमने एच बोल देना है। खैर यहाँ हम बोल दिए हैं एच एन है, और ये हमारा लिमिट एल है। ठीक, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर क्या मिलेगा भाई, ऐड करने पर हमको जो मिलेगा ना तो क्या है, ये मिलेगा ऐसे 1/n प्लस एन स्क्वायर, n प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/n प्लस एन स्क्वायर एंड सो ऑन, कहाँ तक n/n प्लस एन स्क्वायर तक। ठीक है, और यहाँ एच एन हमारा मिल जाएगा, और ये इसके बाद जो मिलेगा ना वो ये मिलेगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 n/1 प्लस एन स्क्वायर। इनका तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये बनेगा n प्लस एन स्क्वायर, क्या बनेगा n प्लस एन स्क्वायर, और न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n। ठीक, और यहाँ पर है हमारा एच एन, और यहाँ पर इसका भी एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर भी हम लिखेंगे तो 1 प्लस वही सेम है डॉट 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 n। ठीक है, तो ऊपर क्या सिग्मा एन, जैसा कि अभी बताया था मैंने सिग्मा एन, इसमें भी तो वही यूज किए n प्लस 1/2। अब मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ये क्या है n प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू n प्लस एन स्क्वायर, और ये है हमारा एच एन, और ये क्या है n प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, ये क्या है देखना, मल्टीप्लाई करोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ क्या है 2n स्क्वायर प्लस 2n, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है एच एन है, और ये क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो एन स्क्वायर प्लस एन, और नीचे क्या है 2n स्क्वायर प्लस 2, यही है क्या। अब लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे, ये क्या है, ये एच एन तो है ही, ये हमारा क्या मिल गया, ये हमारा मिल गया gn, छोटा वाला फंक्शन gn, और ये बड़ा वाला फंक्शन मिल गया fn। तो दोनों फंक्शन अपने को मिल गया, और ये दोनों का लिमिट निकालना बहुत ही आसान है। ये खतरनाक सा जो फंक्शन दिख रहा था उसका लिमिट निकालना तो थोड़ा टफ था, तो इसीलिए मैंने इसके अगल और बगल के फंक्शन बना लिए, जिसका लिमिट निकालना बेहद ही आसान है। और अगर इन दोनों का लिमिट इनफाइनाइट पर सेम आया तो इसका भी लिमिट वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बारी बारी से यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको। लिमिट n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, और ये gn मतलब लिख दो क्या एक बार, चलो gn, यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और gn क्या है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है कि नहीं है, ये क्या आया, ये पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है ना n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करो, बाकी को इग्नोर करो। n स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसका 1/2 आ गया लिमिट। ठीक है, और उसी तरह लिमिट इसका निकालिए, एन किसका निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये fn क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, fn क्या है n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2, बाकी ये 2 है, नहीं 2 है, बाकी टर्म को इग्नोर करो, हाईएस्ट डिग्री टर्म को यूज करो, तो n स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, इसका भी लिमिट क्या आया 1/2 ही आया। अगर इसका लिमिट इन्फिनिटी को 1/2 है, इसका लिमिट इन्फिनिटी पर 1/2 है, तो इसका भी लिमिट इन्फिनिटी पर क्या होगा 2 ही होगा, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट hn, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अरे समझ में आया कि नहीं, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ। चलो ना ना कहते कहते ये क्वेश्चन भी निपट गया। ठीक है, तो आज की क्वेश्चन में आज की क्लास में बस इतना ही करनी थी। तो मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती से ना समझ में आए तो उसको एक बार कृपया फिर से रिपीट करके देखिए, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, संभव होगा तो मैं रिप्लाई करके ही आंसर दे दूंगा, अदरवाइज फिर वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।